हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट। जैसा कि दोस्तों मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताता हूं कि अभी तक हमने एचपी टेट की प्रिपरेशन में मैथ्स के प्रीवियस ईयर और केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं 2013 से लेकर 2022 तक। जो आपको प्ले लिस्ट में दोनों की प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। हमने कंटेंट पोर्शन केमिस्ट्री का भी मैक्सिमम कंप्लीट कर लिया है, बोले तो सारा ही कंप्लीट कर लिया है। उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप चैनल में जाके वो भी देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अब हम फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 2022 के दोनों पेपर सॉल्व कर चुके हैं और आज हम 2021 का दिसंबर वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं सारी। ठीक है दोस्तों, और वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। कमियां बताएं कि क्या कमी है, कैसी वीडियो है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इस वीडियो की ओर। तो ये है केमिस्ट्री फिजिक्स का 2021 का दिसंबर का पेपर। तो दोस्तों इसमें बात करें तो दोस्तों इसमें बात करें, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिसमैच्ड, कि इसमें कौन सा मिसमैच है। ठीक है दोस्तों, तो ये बताइए कि इसमें से कौन सा मिसमैच है। लोकोमीटर मिल्क, बैरोमीटर प्रेशर, थर्मामीटर टेम्परेचर, कैलोरीमीटर ह्यूमिडिटी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि पहले भी आ चुका है या नहीं आया है, परंतु जो आपको लोकोमीटर होता है वो मिल्क की जो है प्योरिटी के लिए यूज़ होता है डिवाइस। बाकी बात करें बैरोमीटर की, ये प्रेशर के लिए होता है। थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए होता है। कैलोरीमीटर ह्यूमिडिटी के लिए, ये गलत है दोस्तों। तो इसका होगा मिसमैच का डी। ये कोई भी क्वेश्चन आपको काफ़ी एक दो पेपरों में देखने को मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखिए, कैलोरीमीटर होता है ह्यूमिडिटी के लिए। यहाँ से आपको पता चलता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, और जो आपका हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेट्रोलॉजिकल साइंस टू मेजर द ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी के लिए कौन सा होता है? हैग्रोमीटर्स, इस तरीके का होता है। आगे चलते हैं, ह्यूमिडिटी के लिए कौन सा होता है? हैग्रोमीटर। कैलोरीमीटर नहीं होता, हैग्रोमीटर होता है। लोकोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ मिल्क। ठीक है, सैंपल ऑफ मिल्क के लिए कितने प्योर है उसके लिए लोकोमीटर यूज होता है। आगे बात करें, if the sound wave have phase difference of 16, then they will have a path difference of, if sound waves have a phase difference of 16, then they will have पाथ डिफरेंस। तो दोस्तों इसका जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है आपको वो पता होना चाहिए, जो होता है लैम्डा। दोस्तों ये फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए, लैम्डा 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। क्या? लैम्डा 2 पाई, लैम्डा 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। लैम्डा 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस दिया आपको 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। और मैथ्स के स्टूडेंट हैं आप सभी, आपको पता है कि 60 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? पाई/3। पाई/3 क्यों? क्योंकि पाई होता है 180 का, और 3 से जब डिवाइड करेंगे तो यह आता है 60। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं दोस्तों इसको? पाई/3। ठीक है, पाई/3 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों आगे बात करें तो ये आ गया लैम्डा 2 पाई। ठीक है, इसको पाई/3 फेज डिफरेंस पाई/3 से इंटू किया। ठीक है, तो ये पाई से पाई कट गया, इधर बचा क्या? लैम्डा डिवाइड किससे? 6 से, लैम्डा/6 बचा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि समझ आया। इसमें सिर्फ आपका जो मेन काम है वो ये फॉर्मूला ध्यान रखने का ही है। ये जो फॉर्मूला इसे ध्यान रखना है, लैम्डा 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। बस फेज डिफरेंस 60 दिया है, उसको पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करो, पाई/3 आ जाएगा, लैम्डा 6 आ जाएगा। आगे चलते हैं,
द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो मैक्सिमम कहाँ होती है, वो 4 डिग्री पर सेल्सियस पे होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम कहाँ होती है, 4 डिग्री पर होती है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी ऑफ द वाटर इज डेंसिटी ऑफ वाटर इज डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री एट द डिक्रीजिंग द टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री, ठीक है, और इंक्रीजिंग इट्स अबव 4 डिग्री बट वुड डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो डिक्रीज कर देता है डेंसिटी ऑफ वाटर की, तो 4 डिग्री पर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, ये याद रखना है। आ जाता है 1 किलो वाट इज द अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। देखो 1 किलो वाट कितने के बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो वाट कितने किलो वाट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो ये कितने के बराबर होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों सिंपल सा है 1 किलो वाट का। देखो आपको पता है कि 1 HP कितने के बराबर होता है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि 1 HP कितने के बराबर होता है। 1 HP कितने के बराबर होता है, 446 वाट। कितना, 446 वाट के बराबर होता है 1 HP, ठीक है। जब आप इसको किलो वाट में चेंज करेंगे ठीक है, अगर आप 746 किलो वाट को किलो वाट में चेंज करेंगे तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। 1000 से तो आ जाएगा 0.746, क्या जाएगा 0.746 किलो वाट, ठीक है। तो मतलब आपका यहाँ से क्या बना, मतलब इसका क्या बना, इसका मतलब बना, देखो दोस्तों इसका मतलब बना अगर आप इसको इस तरीके से लिखोगे कि 1 HP इज इक्वल टू 0.46 किलो वाट, ठीक है। अब आपको 1 किलो वाट की वैल्यू निकालनी है, तो इस वैल्यू को इधर ले जाइए, तो 1 किलो वाट इज इक्वल टू 0.46 HP, ठीक है। अब इसको क्या है, आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा दोस्तों, जो होगा 1.34 HP। क्या होगा, 1.34 HP दोस्तों, ठीक है। 1.34 HP इसका आंसर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कुछ नहीं किया है दोस्तों, 1 HP होता है 746 वाट के इक्वल, इसको किलो वाट में चेंज कर दिया, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1 किलो वाट को जो हमें 1 किलो वाट निकालना है, तो हमने क्या है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड इधर को ले गए परे को, ठीक है, दूसरी साइड को हम ले गए, जिसकी वजह से क्या है 1 किलो वाट की वैल्यू 0.476 डिवाइड में आ गया, और 1.34 HP इसकी वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी नेगेटिव। देखो ये हमेशा ध्यान रखना कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और जीरो के बराबर हो सकती है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस होता ही होता है। डिस्टेंस क्या होता है, लॉन्गेस्ट पाथ, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। केपलर सेकंड लॉ इज बेस्ड अपॉन, केपलर सेकंड लॉ बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, किस पे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर, ठीक है। केपलर लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है, वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। बाकी मोमेंटम फोर्स एक्सेलरेशन, ये तीनों क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, सिर्फ वर्क ही स्केलर क्वांटिटी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज। देखो वर्क, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक एंड एक्सेलरेशन आर वेक्टर क्वांटिटी, वर्क होता है स्केलर क्वांटिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी, ये हो गया। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज, कौन रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज को। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना आपको,
देखिए आपको पता है कि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। वोल्टेज का फार्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। अब आपको पता है कि करंट का फार्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ से यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकाल दी थी, चार्ज की वैल्यू जाएगी आई इंटू टी, मतलब करंट अपॉन टाइम। तो वोल्टेज है जो वर्क, ठीक है, वर्क वो आ जाएगा वर्क, और क्यू की जगह क्या लिखोगे, करंट इंटू टाइम, तो करंट इंटू टाइम, ठीक है, करंट इंटू टाइम। तो आपका ऑप्शन अगर आप यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट देखोगे, यहाँ पे आप गौर करोगे ऑप्शन फर्स्ट पर, तो देखिए हमने क्या निकाला, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क इनटू टाइम। तो यहाँ भी वर्क डन है, ठीक है, करंट है और टाइम है। तो यहाँ से आगे आपका आंसर क्या है, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क इनटू वर्क डिवाइड बाय करंट इनटू टाइम। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आया अभी भी तो एक और बार इसी वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया है, हमारे को वोल्टेज का पता है कि वर्क अपॉन चार्ज होता है, वोल्टेज की कितना वर्क किया है कितने चार्ज ने, और करंट का क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम। हमने वहाँ से चार्ज की वैल्यू निकाल दी आई इंटू टी, और हमने वो वर्क वोल्टेज में जो हमने वर्क अपॉन चार्ज होता है उसमें डाल दी चार्ज की वैल्यू, ठीक है, वहाँ से आपकी वोल्टेज आ गई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पूछा कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। जो कंजर्वेटिव होती है उसमें पाथ इंडिपेंडेंट होता है, और नॉन कंजर्वेटिव होते हैं उसमें पाथ डिपेंडेंट होता है। आपको पता है कि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी पाथ पर डिपेंड नहीं करती, ग्रेविटी पाथ पर डिपेंड नहीं करती, मतलब इंडिपेंडेंट होती है। तो इसका हुआ वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, और ग्रेविटी क्या होती है, पाथ इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए वो क्या हुई, कंजर्वेटिव हुई। ठीक है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल इंक्लूडिंग ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स आर द कंजर्वेटिव, ठीक है, वो होती है कंजर्वेटिव। और जो आपकी फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस होती है वो होती है आपकी नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन, कितना फ्रिक्शन आप कितने चलोगे वो पाथ पर डिपेंडेंट करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस भी पाथ की, उसने कितनी पाथ और कितने बड़ी लंबी तार में करंट जा रहा है, तो कितना रेजिस्टेंस, वो भी सारा पाथ पे चलता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कंजर्वेटिव होता है जो पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और नॉन कंजर्वेटिव होता है पाथ पे डिपेंड करता है। इतना सही से आप सारे इतने में से ही आपका जो हमारे हमारे टैट में आते हैं, इसमें से ही आप उनको डिफाइन कर सकते हैं, आगे पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। If the conductivity of unknown material increase with increase the temperature the material used is, देखो ये बोल रहा है कि अगर if the conductivity ऑफ अननोन मटेरियल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द मटेरियल यूज, अगर किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी उसके टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ बढ़ रही है तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा सेमीकंडक्टर है। क्या है, सेमीकंडक्टर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रख लीजिए, आगे कई पेपरों में रिपीट होगा कि अगर कंडक्टिविटी किसी मटेरियल की इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर तो वो मटेरियल क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा आपको। आगे चलते हैं। Semiconductor resistor increase with temperature, hence it is the correct option। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही बताया है इसमें। अब आ जाता है आपका रेशो ऑफ किलोवाट आवर टू मेगावाट। तो किलोवाट आवर से आपने मेगावाट में कन्वर्ट करना है, तो बहुत ईजी है ये भी। आपको पता है कि 1 किलोवाट टू 1 मेगावाट, इसका आंसर है 2.25 इंटू 10⁻19। ये आया कैसे, ये देखते हैं। देखिए दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो होता है 1.602 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, 1.602 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, मेगा मतलब 10⁻6, 10⁻6। तो हम क्या करेंगे, 10⁻6 इंटू कर देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। देखो आप यहाँ से ही सारा क्वेश्चन निकालोगे, आपको ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, मेगा मतलब
10⁶। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या थी 1.602 इंटू 10⁻19 जूल। तो 10⁻6 1.6 इंटू 10⁻9 जूल डालोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ठीक है, 13 जूल। अब द रेशो ऑफ द 1 kWh टू मेगावाट इज, रेशो कितना है 1 kWh टू मेगावाट आवर का। तो आपको पता है 1 kWh क्या होता है, 1 जूल के बराबर होता है, मतलब 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, ये रिलेशन आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपको पता है। तो 1 kWh डिवाइड बाई 1 मेगावाट, तो 1 kW होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, जिसे एक 1 यूनिट भी बोलते हैं, जिसे 1 यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल डिवाइड बाई 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। अब इनको क्या है, डिवाइड करेंगे इनको डिवाइड करने पे आएगा 2.25 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो ये हो गया, हैंस द रेशियो ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द 2.25 इंटू 10⁻19। इसका सॉल्व करके देख सकते हैं, यही आंसर निकलेगा। आगे देखते हैं, द सेल्स विच इनेबल अस टू डिस्टिंग कलर डिफेक्ट्स आर। तो कौन सा होते हैं जो हमारे कलर को डिफेक्ट मतलब अलग अलग करते हैं, जो हमें बताता है कि कौन सा कलर कौन सा है, तो वो होता है कोन शेप्ड। क्या होते हैं, कोन सेल्स। कोन्स आर 3 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स इन द रेटिना ऑफ mammalian eyes, the human eyes. They are responsible for color vision and they function best in relative bright light. ठीक है, तो कौन सेल होते हैं जो हमारे इंटेंसिटी, जो हमारे कलर के ऊपर कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं, कौन सेल्स। विच लेंस इज यूज टू विच लेंस इज यूज्ड, लेंस मेकर कौन सा लेंस यूज़ करता है, मैंने आपको बताया है कि लेंस मेकर करता है कन्वेक्स लेंस यूज़। कौन सा करता है, कन्वेक्स लेंस यूज़ करता है लेंस मेकर। वॉच मेकर यूज ग्लास टू मैग्नीफाई द स्मॉल पार्ट ऑफ वॉच एंड वी नो दैट द मैग्नीफाइंग लेंस इज कन्वेक्स लेंस, दस द वॉच मेकर यूज कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसका आंसर है कन्वेक्स लेंस। विच इज़ द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड बाय द यूजिंग 5 रजिस्टर ईच ऑफ रजिस्टेंस 1/5। तो मैंने बताया है कि मिनिमम रेजिस्टेंस हमेशा आपकी पैरेलल में होती है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो रेजिस्टेंस 1/5 इसे पैरेलल में लगाएंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता है 1/r, 1/1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस तरीके से होता है। देखते हैं जैसे ऐसे ये है दोस्तों। ठीक है, 1/r, ठीक है, 1/r इक्वल टू 1/r, 1/r2, 1/r3, 1/r4, 1/r5। तो इसमें सारे 5 रजिस्टर की वैल्यू 1/5 ही है, तो सब में 1/5 क्योंकि पैरेलल में है तो 1/r। आर की वैल्यू क्या है, थोड़ा सा मैं अब समझा देता हूँ। जैसे यहाँ 1/r है, ठीक है, इक्वलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस तरीके से 1/r4, 1/r5। तो इसमें R1 R2 R5 तक सबकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1/5 है, तो हमने 1/5 वो ही डाली है सिर्फ इसमें, यहाँ डाली, यहाँ डाली, यहाँ डाली। ठीक है, जब आप इसकी वैल्यू डालोगे तो ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ऊपर चले जाएगा, तो ये आपका जो आंसर है ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर चले जाएगा तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 1/r, ठीक है, 25 बन जाएगा। अब जब आप इसे रिवर्स करोगे तो ये R इक्वलेंट बन जाएगा आपका 1/25, इस तरीके से। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। पहले ये ऐसे था, तो ये ऊपर चले गए 5, तो ये आ गया, इनको प्लस किया तो ये बन गया 25। जब आप इसको नीचे को लाए तो ये बन गया 1/25। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल किया। आगे चलते हैं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है तो माफ़ कीजिएगा। आगे चलते हैं, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ आ रहे हैं आपको। आगे इस क्वेश्चन में बोला है वर्क डन निकालने को, ठीक है, जिसकी कांस्टेंट फोर्स ये दी है। ठीक है, इसमें कांस्टेंट फोर्स ये दी है, एक्टिंग ऑफ अ बॉडी डिस्प्लेसमेंट ये दी है, तो आपको पता है सिंपल सा। ठीक है, वर्क कैसी है, स्केलर, ठीक है दोस्तों, गौर कीजिएगा कि जो वर्क है
वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क आपका। ठीक है, फोर्स हमारे पास दी है 2i प्लस 3j माइनस 5k, और आपका जो आपका डिस्प्लेसमेंट दिया है वो दिया है 2i प्लस 4j प्लस 3k। ठीक है, अब वर्क के फॉर्मूले में डाल दो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स है 2i प्लस 3j माइनस 5k, और डिस्प्लेसमेंट है 2i प्लस 4j प्लस 3k ये इनटू करोगे आई वालों को, तो 2i इंटू 2i, देखो दोस्तों इस 2i को इस 2i के साथ करोगे आ जाएगा 4। ठीक है, प्लस 3j को 4j के साथ करोगे आ जाएगा 12, 5 को 3 के साथ करोगे 9 निशान माइनस का रहेगा, जमा माइनस माइनस 5 तम 15। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब देखो ये आ गया आपका 4, 12 और 15 को माइनस किया तो आ गया -3, और ये आ गया 1। ठीक है, तो जो आपका आंसर बनेगा, ठीक है, जो आपका आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा 1 जूल। क्या बनेगा? 1 जूल। आशा करता हूँ समझ आया होगा, अगर नहीं तो फिर से इसे बैक करके रिवर्स करके दोबारा देखिए, समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ बता देता हूँ आपको, 5 की फोर्स की वैल्यू ये दी थी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ये एक दूसरा क्वेश्चन है, ये जैसा आपको समझाने के लिए लिया है। फोर्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में ये दी गई है, एस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये दी गई है। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क फोर्स क्या होती है, ये 5 ये फोर्स दी है और डिस्प्लेसमेंट ये दी है, तो इस 5 से आई से आई वाला तो 30 आ गया, 5 का 5 6 का 30, और माइनस का निशान है, और जो ये भी के का है, ये भी के का है, माइनस का निशान है तो माइनस का निशान, 5 चौका 20, तो ये आ गया 20, तो 10 30 माइनस 20 किया आपने तो आ गया 10। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ आया होगा। इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अ सैटेलाइट इज एट द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, कितने पे होती है सैटेलाइट? सैटेलाइट होती है आपकी 36,000 किलोमीटर। ठीक है, 36,000 किलोमीटर। हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज अप्रॉक्सीमेटली, सी इसका आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज गिवन, द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है दोस्तों? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ देता है आपको एक्सेलरेशन, क्या देता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, और स्लोप ऑफ वीटी और एरिया ऑफ वीटी ग्राफ देता है डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ देता है आपको, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ देता है आपको डिस्प्लेसमेंट, एंड स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ देता है आपको एक्सेलरेशन। ये बात ध्यान रखिएगा, एक साथ बता रहा हूँ, इन्हें ध्यान रखने में आसानी होगी। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी? देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसका मास आउटसाइड द बॉडी होगा? रिंग का। दोस्तों किसका होगा? रिंग का। क्यों होगा? देखिए दोस्तों, ये देखिए ये भी एक रिंग बनी है, तो इसका मास सेंटर में तो हो ही नहीं सकता, इसमें सेंटर में कुछ होता ही नहीं, खाली होती है सेंटर से, तो इसका मास कहाँ लाया करता है? आउटसाइड करता है लाए। ठीक है, क्या कहाँ करता है? आउटसाइड करता है। आगे चलते हैं, देखिए एक एग्जांपल है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी? पेंसिल, शॉर्ट पुट, डाइस एंड बैंगल। देखो बैंगल भी क्या होती है, देखिए ये एक बैंगल है, देखो बैंगल की तरह ही लग रहा है ये, तो इसका देखो बैंगल होती है, इसका कहाँ होता है? इसमें कोई सेंटर नहीं होता, इसका सारा मास कहाँ होता है? यहीं होता है बाहर इसके एजिस पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। केरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, किसकी यूनिट है ये दोस्तों? किसकी यूनिट है ये दोस्तों? रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। आगे चलते हैं, दोस्तों अगला क्वेश्चन, द इंडक्शन फर्नेस वर्क अपॉन विच प्रिंसिपल? इंडक्शन फर्नेस वर्क अपॉन द विच प्रिंसिपल? एडी करंट। किस पे दोस्तों? एडी करंट। किस पे? एडी करंट पे। देखिए एडी करंट पे। ठीक है, किस पे करता है? देखो इंडक्शन फर्नेस वर्क विच प्रिंसिपल? एडी करंट पे। आगे चले,
अ कन्वेक्स लेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इसकी कितनी है, इसकी 40 सेंटीमीटर इसकी फोकस लेंथ है। देखो कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है, एंड इज कंबाइंड विद द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। किससे कंबाइन हो रहा है, कन्वेक्स लेंस 25 सेंटीमीटर। द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज, देखो मैंने आपको पहले बताया कि पावर क्या होती है। देखो दोस्तों पावर क्या होती है, पावर होती है 1/f, फोकल लेंथ का f, ठीक है, 1/f। अगर मैं दो लेंसों की पावर प्लस कर रहा हूँ तो क्या होगी फोकल लेंथ, देखो कन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो 1/f प्लस दूसरा लेंस 1/f, ठीक है, पावर। आगे बात करूँ आगे बात करूँ दोस्तों, अब कन्वेक्स लेंस की दी है 40 सेंटीमीटर दी है, ठीक है, क्या दी है 40 सेंटीमीटर दी है, ठीक है, और कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर दी है, तो ये होगी इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, तो ये आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। देखो यहाँ देखो, आपको पता है 40 सेंटीमीटर डायप्टर होता है मीटर में, डायप्टर को आप चेंज कर सकते हो मीटर में, मतलब मीटर और डायप्टर का रिलेशन होता है, सेंटीमीटर के साथ नहीं होता उसका रिलेशन। तो 40 को सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे 100 से, डिवाइड करोगे 100 से, ठीक है, तो आप f की वैल्यू लिखोगे, मतलब f की वैल्यू आ गई होगा 40/100, तो ये 40 लिखा और 100 ऊपर चल जाएगा इसका, ठीक है, आशा करूँ समझ आ रहा है आपको, 100 ऊपर चले जाएगा, प्लस 1/f जो आपका कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट करोगे मीटर में तो 25/100 बन जाएगा, और इसकी जो लेंस फोकल लेंथ की कनकेव की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है नेगेटिव, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ बनती है नेगेटिव साइड को, ठीक है, कनकेव की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, तो ये माइनस का निशान हो जाएगा इसमें, और ये बन जाएगा 25 और ऊपर चल जाएगा 100, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का, ठीक है, माइनस का आ जाएगा, और 25 और 40 का एलसीएम लीजिए, आगे करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ ही देख लीजिए चाहे, देखो हमने ये लिया था 0.4 मीटर, आप इसे 0.4 मीटर लिखो, जैसे 40 डिवाइड बाय ऊपर 100 ले जाओ इसके, -1/25 इसे 100 ऊपर ले जाओ, ठीक है, इनका एलसीएम ले लो। देखो 40 और 25 का एलसीएम क्या आता है, 5 8 40, 5 5 25, 5 एकम 5, 8 ऐसे आ गया, 8 एकम 8, 8 5 5 25, 25 8 25 8 200, तो इसका आ गया, ठीक है, 25 8 200, तो ये आ गया 200, ठीक है, ये आ गया 200। अब इसको आप करोगे 25 तो ये आ जाएगा 2500, ठीक है, 25 8 40, 40 4 दूना 5 चौका 20, तो आ जाएगा 500, सॉरी ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 40 5 200, जो आपका 40 को आप 200, तो 5 तो ये आ जाएगा आपका 500, ठीक है, सॉल्व करोगे 500 माइनस 25 चौके 100, 25 8 200, तो 8 ही आ जाएगा 800, ये आ जाएगा 800, तो आप इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 300, ठीक है, और डिवाइड माइनस का 300 डिवाइड में 200, ठीक है, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो क्या बच गया, -3/2 बच गया, -3/2 बच गया, -3/2 बच गया, जो -3/2 को आप निकालोगे, देखो इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे 2 एकम 2 1, ठीक है 1, अब आपको पॉइंट और पॉइंट लगाना पड़ेगा, उसकी जीरो लगा दिया आपने नीचे, 2 5 ज़ा 10, तो आ गया 1.5, और माइनस का निशान था साथ में, तो -1.5 डायोप्टर आ जाएगा, -1.5 डायोप्टर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा इसका 1 - 1.5 डायोप्टर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। आगे चलते हैं, फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई द फार पॉइंट इज एट, देखो फार पॉइंट जो नॉर्मल ह्यूमन आई का होता है, ठीक है,
ठीक है, वो होता है इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी। ठीक है, क्या होता है? इन्फिनिटी। आगे चलते हैं। ओजोन लेयर ब्लॉक द, कि किस वेवलेंथ को ब्लॉक कर देती है ओजोन लेयर? तो ओजोन लेयर जो ब्लॉक करती है वो करती है रेडिएशन विद अ वेवलेंथ ऑफ शॉर्टर देन 3 × 10⁻⁷। किसको? 3 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷ इसको करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 × 10⁻⁷ मीटर से लेस को ब्लॉक करती है, शॉर्टर देन 3 × 10⁻⁻⁷ मीटर। टू गेट 3 इमेज ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव 2 लेंसेज मिरर एट द एंगल ऑफ। देखो इसका फार्मूला होता है, n = 360 डिवाइड थीटा माइनस n। अब इसमें कितनी इमेज बोली है? वन शुड हैव 2 प्लेन मिरर एंड द एंगल, 3 इमेजेस। ठीक है, तो किस एंगल पे रखना पड़ेगा उसकी 3 इमेजेस के लिए हमें? ठीक है, तो आपको पता है इमेज n है, तो 3 डाल दो इसकी जगह, n की जगह। यहाँ -1 है, इसे इधर ले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया। ठीक है, 360/θ वैसे ही रहेगा। ये आ गया 4 × 360/θ। ठीक है, 4/360 थीटा = क्या आया था आपका? 360/4 आ गया था। इसे काट दीजिए, 4 9 36 90। तो आप किस एंगल पे रखोगे? 90 पे रखोगे। किस पे रखोगे? 90 पे रखोगे। ये देखो दोस्तों, ये फार्मूला होता है इसका। यहाँ आपने n की वैल्यू 3 डाल दी, n की वैल्यू 3 डाल दी, ये आ गया 360/θ-1। ये आ गया 360/4 = 90। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 360/4 90 आ गया। सॉलिड्स आर हीटेड बाय द मोड ऑफ। देखो सॉलिड किस मोड पे हीट होते हैं आपको पता होना चाहिए। कंडक्शन पे सॉलिड होते हैं, रेडिएशन होती है आपकी, रेडिएशन के लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, वैक्यूम में भी हो जाती है, कन्वेक्शन होती है आपकी वाटर में। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो आगे क्वेश्चन है, मरकरी थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू। कहाँ तक कर सकता है मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर? देखो -37 to 356 सेल्सियस तक करता है। ठीक है, 357 इसका आंसर होना चाहिए, परंतु जो ऑफिशियल आंसर की थी, जो मैंने चेक की थी, उसमें 260 मेरे हिसाब से बता रहा था। तो अब मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर तो पता नहीं है, आप कमेंट बॉक्स पे अपना जरूर बताएं, ताकि औरों को भी मदद हो कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। परंतु जो गूगल में मैंने देखा वो 356 डिग्री सेल्सियस था, -37 to 356 डिग्री सेल्सियस। परंतु जो मैंने इसकी आंसर की देखी थी, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि उसने 360 था इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप जरूर बताएं कि इसका क्या आंसर है। वाटर वेव्स आर, देखो वे क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। वाटर वेव कैसी है? बोथ होती है लो कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड ट्रांसफर वेव्स। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। यंग मॉडुलस ऑफ वायर डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ, इट्स मटेरियल, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये तीनों पे ही डिपेंड करती है, लेंथ पर भी, एरिया पे भी और क्रॉस सेक्शन पे भी। ठीक है दोस्तों, मरकरी थर्मामीटर कवर अ वाइड टेम्परेचर रेंज ऑफ -37 to 356 डिग्री सेल्सियस, 356 सेल्सियस। तो आप इसका पता कीजिए कि ये कौन सा इसका सही आंसर है और कमेंट में जरूर बताएं। कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड ट्रांसफर वेव्स वाटर वेव्स होती है, और जो आपका यंग मॉडुलस तो डिपेंड करता है तीनों पर, इट्स लेंथ, इट्स मटेरियल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी देयरफॉर इलास्टिक कांस्टेंट यंग मॉडुलस ऑफ द वायर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। तो नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर में सारे रहते हैं, इट्स लेंथ, इट्स मटेरियल, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताएं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। यहाँ तक वीडियो देखी तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, लाइक भी जरूर कीजिए वीडियो को। ठीक है दोस्तों, और शेयर भी जरूर कीजिए इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने बीएड वाले और दोस्तों के साथ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इसमें सब्सक्राइबर बढ़े। ठीक है दोस्तों, हमारी रीच बढ़े। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, गंदी लगे तो बताइए क्या चीज़ गंदी है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।